हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से नई क्लास के साथ और आज की क्लास शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज की क्लास हम देखेंगे हिंदी पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ की यूनिट 7 कहानियों का सार संग्रह और विवेचन समीक्षा इस क्लास के अंदर देखेंगे। और पीछे की क्लासें जो कि उसमें बहुत सी कहानियां पीछे की करवा दी गई है, आप उसमें जाकर उस क्लासों को देखें। आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्लास शुरू है। जनेंद्र जी के द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 यूनिट 7 में लगी हुई है। यह हिंदी का पाठ्यक्रम यूनिट 7 कहानी। इस कहानियों के पूरे टॉपिक को करने के बाद हम निबंध शुरू करने वाले हैं। जल्दी इस कहानियों को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। 1-2 दिन के अंदर ये कहानियां कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे की कहानी के समाप्त होते ही इसके एमसीक्यू लेकर आएंगे और निबंध भी शुरू कर देंगे और जल्दी जल्दी हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं कौन सी कहानी। अपना अपना भाग्य। कौन सी कहानी है? अपना अपना भाग्य कहानी जनेंद्र जी के द्वारा रचित है। मूल नाम क्या है इनका? आनंदी लाल। क्या नाम है? आनंदी लाल। कहानी काफी इंटरेस्टिंग होती है, पूरी कहानी पढ़े। इस क्लास के माध्यम से आपको जो भी जो भी कुछ पढ़ना हो तो इस क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। क्लास के अंदर सभी दिया हुआ है, जो कि क्लास के पीछे हो चुकी है। उनमें सार संग्रह, कौन सा काव्य संग्रह है, किस काव्य संग्रह में रची गई है। ठीक है, आप देखिए कहानी संग्रह कौन कौन सा दिया हुआ है, किसके द्वारा रचित है, उनका जन्म समय, उनकी लेखकों के नाम, सभी क्रम वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म कब माना जाता है। जिनेंद्र जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को कब माना गया है? 2 जनवरी 1905 को। ठीक है, गांव कौन सा है? कोड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, आगे देखें क्लास। कहानी संग्रह कौन कौन से इनके? कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं? देखिए, कहानी संग्रह इनके फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजे, जय संधि, जिनेंद्र कुमार को प्रेमचंद जी ने गोरकी कहा। ये प्रेमचंद जी ने कहा, क्या कहा? गोरकी कहा जिनेंद्र कुमार जी को। ठीक है, जिनेंद्र कुमार एक अलग रास्ते व कहानी के अलग लहजे का चुनाव करते हैं। प्रेमचंद जी ने क्या लिखा? समाज को केंद्र में माना। ठीक है, जिनेंद्र जी ने किसको माना? व्यक्ति को केंद्र में रखकर। ये देखो यहाँ इनकी तुलनात्मक रूप से बातें बताई गई है। भी प्रेमचंद जी ने क्या माना? प्रेमचंद जी ने समाज को आधार बनाया। किनको? समाज को आधार बनाया। उनकी कहानियां अधिकतर समाज पर है, आधारित है। और जिनेंद्र जी ने क्या कहा? जिनेंद्र जिनेंद्र जी ने क्या लिखा? व्यक्ति प्रधान कहानी। ठीक है, और जिनेंद्र जी के साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार है जिनेंद्र जी हिंदी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार है। क्या है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार है। विचारों की प्रधानता व बौद्धिकता का आग्रह उनके यहाँ प्रमुख रूप से। ठीक है, साधारण पढ़ने की बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। जिनेंद्र पहले ऐसे लेखक है जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। क्या? मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। इसको? हिंदी को। ठीक है, लेखन की शुरुआत 1927 में की गई। कब की गई? 1927 में लेखन की शुरुआत की गई, जब प्रथम कहानी खेल
विशाल भारत में प्रकाशित हुई। कब हुई? विशाल भारत में प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे देखिए। सन 1929 में, कब? 1929 में प्रकाशित उनका प्रथम कहानी संग्रह फांसी। फांसी फांसी में आसपास के जीवन यथार्थ को आधार बनाया, पर वहां भी विचारों की प्रधानता मुख्य मानी गई। किसकी? विचारों की प्रधानता इसकी कहानी में, इनकी कहानी में देखी जा सकती है। ठीक है, अपना अपना भाग्य कहानी का सार संग्रह विवेचन शुरू करते हैं। कहानी का पात्र देखें, 10 वर्ष का अनाथ बच्चा। ठीक है, कथानायक और कथानायक का मित्र इसमें मुख्य पात्र है। पात्र पूछ लिए जाते हैं, याद करें। यह कहानी आत्मकथात्मक और शैली में लिखी गई है, 4 भागों में है। ठीक है, कहानी में एक बाल मजदूर के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक बाल मजदूर है, बच्चा है, उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। जो आगे देखिए, आगे देखिए। जो परिवार की घोर गरीबी के चलते नैनीताल आकर वह एक दुकान पर मजदूरी करता है। किसी कारणवश मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है और रात को अध नंगे अकेले भटकने के दौरान इसकी मुलाकात 2 सैलानियों से होती है। ठीक है, साथ साथ पढ़ने से रिवीजन होता है। ठीक है, रिवीजन अच्छे से हो जाता है। साथ पढ़ते हैं, बाद में फिर से दोबारा पढ़े। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम लिंक यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। वहां जाकर चैनल पर जाएं और ये सब नोट्स आपको वहां उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जो रात में नैनीताल की खूबसूरती का आनंद उठा रहे कौन? 2 सैलानी मित्र हैं, वो इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। इस बालक से वे कई तरह के सवाल पूछते हैं। उसकी सहायता के लिए उसे किसी दूसरे होटल में ठहरे अपने वकील मित्र के पास ले जाते हैं। यहाँ से ये नोट डाउन करिए दोनों। कहानी के अंदर ये ही मुख्य है, मुख्य पात्रों को ही याद रखना है, तभी कहानी याद रहती है। ठीक है, पर वहां से भी बालक को कोई मदद नहीं मिलती, वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। अंत में दोनों मित्र खुद की सहायता के लिए कुछ पैसे देना चाहते हैं। उसकी सहायता के लिए क्या करते हैं? पैसे देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या है? खुले पैसे न होने के कारण बालक से कल मिलने का बालक से कल मिलने का वादा करके वादा करके होटल में सोने चले जाते हैं। इधर रात में से ठंड से ठिठुर कर बालक की मौत हो जाती है। देखो कितनी, मतलब इतनी वो भाग, इसके ऊपर जो उनको दया नहीं आई, बच्चे को वहीं ठंड में छोड़कर चले गए और कल मिलने का वादा करके। दोनों मित्रों को जब इस बात का सूचना मिलती है तो वे अपने को सांत्वना देकर देते हैं, अपने आप को, कि ये अपने भाग्य में, यही उसके भाग्य में लिखा है। तभी तो कहानी का ही नाम है अपना अपना भाग्य नाम है, प्रमुख आधार है। ठीक है, अभी देखिए। अपना अपना भाग्य कहानी जिनेन्द्र कुमार जी की बहुचर्चित कहानी है। क्या है? बहुचर्चित कहानी है, कहानियों में से एक है, जिसमें एक बाल मजदूर को केंद्र में रखकर बच्चे को केंद्र में रखकर एक बच्चे को केंद्र में रखा गया। सामाजिक पाखंड और संवेदनहीनता को मनोवैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण किया गया है। बच्चे को केंद्र बनाकर पाखंड और संवेदनहीनता को सामने लाकर रखा है जिनेन्द्र जी ने, जहाँ सिर्फ भाग्य के नाम पर बेबस छोड़ देना, किसी की बेबस छोड़ देना
अमानवीयता, घोर अमानवीयता का परिचायक है ये कहानी। मतलब एक बच्चे को ठंड में ही छोड़कर चले गए। ये मानवीय रूप का मानवीयता न होकर अमानवीय रूप दिखाया गया है इसमें। ठीक है, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। यह वह नव मध्य वर्ग है जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है पर व्यक्ति की सहायता के नाम पर भाग्य की दुहाई देकर किनारा कर लेता है। ठीक है, इस कहानी के अंदर देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया गया है कि अमानवीयता दर्शाई गई है। व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए बच्चे को वही अकेला छोड़ चल देता है। बाद में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्वतंत्र भारत के नव शिक्षित वर्ग की हकीकत है। हकीकत भी है जो अंग्रेजों को खुश करने के लिए हर प्रकार के कार्य खुशी खुशी करता है। ठीक है, पर अपने ही देशवासियों की सहायता सहयोग करने में स्वार्थी मनोवृत्ति आगे आ जाती है कि खुशी खुशी के अंग्रेजों के लिए तो खुशी खुशी कार्य करते थे, लेकिन अपने ही देशवासियों की सहायता के लिए वो कामयाब नहीं होते, स्वार्थी मनोवृत्ति अपनाते हैं। इस कहानी में घटना का चित्रण प्रमुख न होकर व्यक्ति की मनोवृत्तियों के चित्रण पर बल दिया गया है। और जहाँ भाग्य का पाखंड किसी को उसके हाल पर छोड़ देना बहाना भरे है और सहानुभूति सिर्फ दिखाते हुए सीमित है। यह भाग्यवादी सिद्धांत कहीं न कहीं उस शुद्ध मानसिकता का परिचायक है। हर घटना विसंगति को नियति से जोड़कर देखने का आदी है। जिनेन्द्र कुमार जी इस कहानी के माध्यम से अपना अपना भाग्य जैसे अंधविश्वास पाखंड का पर्दाफाश करते हैं। ठीक है, चलिए ये कहानी यही समाप्त होती है। अगली कहानी देखें। अगली कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित तीसरी कसम। इनकी दो कहानियां हैं। लाल पान की बेगम। ठीक है, लाल पान की बेगम ये मुख्य कहानियां हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित। इनका जन्म कब माना गया? 4 मार्च 1921 ईस्वी को। कौन से बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ? ये मुख्य बातें हैं, मुख्य जानना जरूरी। आजकल एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से प्रश्न उठाकर दे सकता है। आपको ध्यान देने योग्य बात यही है कि आप अच्छे से सटीक, स्पष्ट और मूल टेक्स्ट बुक पढ़ने में ही विश्वास रखें। ठीक है, चलिए ये उस मूल टेक्स्ट बुक से लाया हुआ अच्छा कंटेंट है और वहीं से एक एक बातें इस नोट्स के अंदर डाली गई है। ठीक है, ये छात्र आंदोलन से जुड़े रहे। 1942 ईस्वी के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। किन की बात कर रहे हैं? रेणु जी की, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, आगे देखिए। ठुमरी एक आदिम रात्रि की महक, अग्निकोर एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। ठुमरी एक आदिम रात्रि की महक, अग्निकोर एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी प्रमुख कहानी संग्रह ये है कहानी संग्रह। ठीक है, आगे देखें। फणीश्वर नाथ रेणु जी क्या कह रहे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी नई कहानी आंदोलन में ग्राम संवेदना की कथा धारा के प्रमुख कथाकार हैं। उन्होंने प्रकांतर में अपने लेखन से कृषक भारत की मूल्य व्यवस्था की कसौटी पर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की नीतियों का मूल्यांकन किया। क्या किया? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की नीतियों का मूल्यांकन किया। आंचलिक जनजीवन के कुशल चितेरे रेणु जी ने अपने कहानियों में ग्राम संवेदना का मार्मिक चित्रण दिखाई देता है। ग्रामीण जीवन का इन्होंने भर भर कर चित्रण प्रवेश या प्रस्तुत किया है।
ग्रामीण जीवन के सुख दुख, आशा आकांक्षा, सपने, अंधविश्वास, परंपरा, रीति रिवाज, बोली भाषा आदि के सुंदर चित्र उनकी कहानियों में मिलते हैं। रेणु की कहानियों का संसार मुख्यतः ऐसे लोगों से निर्मित है जो गांव के प्रति किसी हद तक रोमानी मोह से ग्रस्त हैं, जिन्हें गांव का संस्कृति और लोकतात्विक वैभव बहुत बहुत गहराई से छूता और बांधता है। इसमें मतलब ग्रामीण जीवन को यहाँ दर्शाया गया इस कहानी के माध्यम से आंचलिकता का रूप देखने को इनकी कहानियों के अंदर मिलता है। ठीक है। रेणु जी ने आधुनिकीकरण की विडंबना के तौर पर शहर की ओर भाग भागने वाले युवकों को अंकित किया, तो दूसरी ओर भारतीय ग्रामों की लोक कला और लोक संस्कृति को उसके सारे ह्रास के बीच पुनर्जीवित करने की कोशिश भी की। ठीक है। रेणु ग्रंथावली के संपादक भारती आर्यावर के अनुसार रेणु के लेखन का आरंभ 1936 के आसपास कब 1936 के आसपास ही हो चुका था, लेकिन तत्कालीन प्रकाशन का कोई विवरण उपलब्ध नहीं। उनकी अगस्त 1944 में पहली उल्लेखनीय कहानी बट बाबा के प्रकाशन के बाद अगले 5 वर्षों में 13 कहानियां पत्र पत्रिकाओं में छपी। ठीक है। आगे देखें कहानी। भारत में यायावर लिखते हैं कि रेणु हिंदी के पहले कथाकार हैं। रेणु जी जो प्राणों में घुले हुए रंग और मन के रंग को यानी मनुष्य के राग विराग और प्रेम, दुख और करुणा को, हरास और उल्लास और पीड़ा को अपनी कहानियों के साथ लेकर आत्मा के शिल्पी के रूप में उपस्थित होते हैं। ये इस कहानी के बारे में बता रहे हैं। कौन? भारत में यायावर लिखते हैं। ठीक है। यायावर इनकी कहानी के बारे में लिखते हैं। अगली कहानी है तीसरी कसम अतारत मारे गए गुलफाम। ठीक है। रेणु जी की एक प्रतिनिधि कहानी है जिसका लेखन 1956 में हुआ। कब? 1956 में। उसका प्रकाशन 1957 में पटना से निकलने वाली परंपरा में पत्रिका में हुआ, जिसके बाद में ठुमरी नामक कथा संग्रह में संकलित प्रकाशित किया गया। ठीक है। आगे देखिए। ये आसान है, भाषा भी आसान है इनकी कहानियों की, जल्दी जल्दी तभी पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने तीसरी कसम के संदर्भ में कहा, कहानी मानो उपन्यास होना चाहती है। कहानी के पात्र देख सकते हैं, पात्रों को याद रखना जरूरी है, पात्रों का क्रम वाइज लगाना आ जाता है। इसके मुख्य पात्र हीरामन नायक है, हीराबाई नायिका है। अन्य पात्र पलटन दास, लाल मोहर, दुन्नीराम, मुनीम, लालपान की बेगम, ये मुख्य कहानी है, कहानी के पात्र हैं। यह कहानी पहली बार इलाहाबाद से निकलने वाली कहानी पत्रिका ये 1957 जनवरी अंक में प्रकाशित हुई। कब? जनवरी के अंक में प्रकाशित हुई। 1959 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु के कथा संग्रह ठुमरी में यह कहानी शामिल थी। ठीक है। आगे देखिए। रेणु जी के सर्वे सेटलमेंट के माध्यम से किसानी जीवन के संघर्ष को दर्शाया गया है। कहानी के पात्र कौन है? बिरजू की माँ नायिका है, एक सशक्त महिला है जो कि सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। ये है बिरजू की माँ। बिरजू की माँ का नाम क्या है? आगे देखिए। बिरजू के पिता बिरजू के पिता बिरजू की माँ की बात मानने वाले बिरजू चंपिया भाई और बहन है। बिरजू और चंपिया भाई बहन है। बिरजू के पिता क्या है? बिरजू की माँ की बात मानने वाला व्यक्ति। ठीक है। आगे पात्र देखिए इनके। मखनी फुआ, इसका इनका जिक्र इस कहानी में बार बार देखने को मिल रहा है, जिनका कोई नहीं है। जंगी की पतोह, एक मुंह जोर नव विवाहिता स्त्री जो बिरजू की माँ से नहीं डरती। ठीक है।
आगे देखे कहानी का पात्र सुंदरी, जो कि एक गांव की स्त्री है। ये कहानी लाल पान की बेगम के पात्र है। लाल पान की बेगम के पात्र प्रमुख है। ठीक है, आगे ये कहानी यही समाप्त है। आगे की कहानी देखिए। आगे अगे जी के द्वारा रचित कहानी गैंग्रीन, अन्य नाम भी है इनका, इसका कहानी का रोज। ठीक है, मूल नाम अगे जी का मूल नाम क्या है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे मनोविश्लेषणवादी रचनाकार रहे हैं। इनका मुख्य नाम ये है। ठीक है, आगे देखिए कहानी संग्रह क्या क्या है इनके। विपथंगा, विपथंगा 1937। ठीक है, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी और अन्य कहानियां 1954, कड़ियां और अन्य कहानियां 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961। अगे ने कुल मिलाकर लगभग 67 कहानियां रची। 67। ठीक है, ये मुख्य बात है, यहाँ से कर्म लगाना आ जाता है, सो याद कर लें। कंटेंट की क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल पर जाकर जुड़े और अगली क्लास का इंतजार करते रहें। इस क्लास के अंदर अपने को यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है और हमें प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से करनी है। यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की पाठ्यक्रम में लगी सभी यूनिट को हमें कंप्लीट करना है फ्री बेंच के साथ। ठीक है, आगे की संपूर्ण कहानियां। खंड 1 छोड़ा हुआ रास्ता 1975। आगे की संपूर्ण कहानियां। खंड 2 लौटती पगडंडियां 1975। उनकी कहानियों को डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने 5 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, आगे देखें इसमें क्या दिया गया कहानी के अंदर। क्रांतिकारी जीवन से संबंधित है, प्रेम संबंधी है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक संदर्भ से जुड़ी कहानियां, सेक्स रोमांस से संबंधित कहानियां। गैंग्रीन अगे के द्वारा गैंग्रीन शीर्षक कहानी 1934 में लिखी गई। आगे देखिए कहानी का संकलन विपथंगा कहानी में संग्रह में है। इस कहानी का ये याद करने के लिए इस कहानी का संकलन किस में है? विपथंगा। ठीक है, यह कहानी पहले गैंग्रीन नामक से प्रकाशित हुई, लेकिन बाद में कहानी की मूल संवेदना को अधिक प्रखरता से उभारने के लिए इसे रोज शीर्षक नाम दिया गया। ठीक है, आगे देखिए स्थूल दृष्टि से देखने पर रोज कहानी एक औसत स्त्री की जिंदगी में रोज रोज घटने वाली नीरस अनुत्पादक घटनाओं का ब्यौरा मात्र लगती है, लेकिन असल में यह स्त्री की नियति को आलोचनात्मक ढंग से देखने का आह्वान करती है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर पति के कमरे में डॉक्टर पति के कमरे सॉरी डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती इसकी मुख्य पात्र है। को घर का एकाकी काटना पड़ता था, एक अकेले जीवन काटना पड़ता था घर में, मतलब बहुत ही। और पति के काम पर चले जाने के बाद उसका एक अकेलापन घर में गुजरता था। उसका दुर्बल और बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र सोता रहता था, रोता रहता था। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कामों में व्यस्त रहती थी, अपने आप को व्यस्त रखती। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यत्रवत चलता रहता था। किसी तरह के मनोविनोद और उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए थे।
मतलब नीरसता भरी कहानी का जिक्र इसका अंदर किया गया है कि मालती सारा दिन घर का कार्य करती रहती है, उसके पति अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं, लेकिन पीछे से उसका बच्चा है, उसकी देखभाल करती है। उसके बारे में यथावत कहानी कहानी में जो चित्रित किया गया है कि वह सारा दिन घर का काम करती रहती है, उसी से ऊब जिंदगी उसकी उपवाऊ उदासी के बीच टिकी हुई है। जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में भूल रही हो। प्रसंगवश मध्य वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति मानवीय दृष्टिकोण केंद्रित करता है। एक घरेलू स्त्री के बारे में इस कहानी के अंदर बताया गया है। कहानी के केंद्र में कहानी के केंद्र में मालती और उसकी छटपटाहट पटाहट है। रोज कहानी सेंसमन शैली में लिखी गई। ठीक है, आगे देखें। आगे देखें, कहानी अपने अंत में जड़ व्यवस्था के शिकंजे में फंसे मध्य वर्गीय समाज की त्रासदी बन जाती है। आलोचक विजय मोहन के अनुसार कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोज अगे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तिगत अनुभूति से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया। सॉरी, मध्य वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी, उस युग की कहानियों में विरल है। ठीक है, यहाँ एक घरेलू स्त्री के बारे में उसकी नीरसता, उबाऊपन, घर का सारा दिन कार्य करती रहती है, अकेलापन, एकाकी रूप इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, कहानी के मुख्य पात्रों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि पात्र में कर्म पूछे जाते हैं। पात्रों की चरित्र भी याद रखना है, भी कैसी किस प्रकार है, उसके हाव भाव कैसे हैं, इनको भी याद रखना है। अब की बार वाला जो एग्जाम 6 जनवरी को उसमें पूछा भी गया है। मालती गैगरीन रोज कहानी का मुख्य पात्र है। विवाहित स्त्री जो एक बच्चे की माँ है, अपने यात्रिक जीवन से त्रस्त है। महेश्वर मालती का पति है, एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी क्या है सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टीटी मालती और महेश्वर का बच्चा, ये मुख्य पात्र है उनके। आगे देखें, कथाकार जो एक अतिथि है, मालती के बचपन के मित्र, रिश्ते में उसका भाई। ठीक है, जो कथाकार है इसके अंदर ये बताया गया। चलिए अगली कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। इस कहानियों को पूरा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और पीछे की जितनी कहानियां हो चुकी है उसका रिवीजन जल्दी जल्दी करिए। आगे की कहानी पढ़ेंगे और सभी कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तब तक धन्यवाद, थैंक यू। आगे की क्लास में मिलते हैं।